सफियान एक 7 महीने के बच्चे का परसों लिवर ट्रांसप्लांट हुआ, बच गया वो, वेरी वेरी पुअर फैमिली। सो आइडिया इसकी मेरे को नहीं पता था, अगर आप मुझे 2 साल पहले पूछते मुझे लिवर ट्रांसप्लांट क्या मैं कैसे कराऊंगा यार, मुझे पता नहीं आइडिया। पर आज आप बोलो हॉस्पिटल की बात करो, हैदराबाद वेदांता, दिल्ली की बात करो, एम्स की बात करो, बॉम्बे में बात करो, हाँ ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं होगा जो हमारे टच में नहीं आया होगा। नागपुर में हम लोग फर्स्ट ईयर में थे, तो मेरा बिहारियों का एक ग्रुप था, बिहारी और यूपी वालों में झगड़ा हो गया। तो मैं बैठा हुआ था, तो कहते चल खड़ा हो रे, सीनियर की सपोर्ट नहीं आती तेरे को, रिस्पेक्ट करनी नहीं आती तेरे को। तो मैं खड़ा हो गया, तो जैसे ही मैं खड़ा हुआ तो उसने हॉकी जो स्टिक थी मेरे मुंह पे मारी घुमा के, जैसे ही हॉकी स्टिक लगी तो दौड़ 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 सब मारने लगे। मैं साला छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को, ऐसी की तैसी मार दूंगा तुम लोगों को। तो पूरा गुस्से में मारा और 15-20 लोगों ने मेरे पे पूरा अटैक किया। देखिए सोनू भाई, वेलकम टू द बॉम्बे जर्नी। क्या हाल है आपका? माइंड ब्लोइंग है, जबरदस्त है दोस्त एकदम। ये ऐसा है कि जिस एरिया से हम चल रहे होते हैं। हाँ जी, क्या चाहिए? आपसे ही मिलने आया था मैं। तो किधर से आया तू? मैं बिहार से आया हूं। बिहार से? विरार से? ठीक है। तुम साथ में तीनों? नहीं सर, अलग हम तो आपके घर पे गए था लखनऊ वोट वोट के। हाँ, तीसरी बार आया सर मुलाकात। बेटा आप कहाँ से? सर मैं यूपी से। क्या काम है? मिलने के लिए। ठीक है। दोस्त के पास हम फोन किए थे, रमन सर के पास किए थे। सर हमारा भैंस हमारे करंट लगने से मर गई है सर, हमारे घर में बहुत मातम मचा है, वही हमारे का मानव थी, भैंस हमारी भैंस मर गई है। बच्चा हमारा सर 50,000 का था, बहुत सारा दुखी हो गई हमारे घर वाले। तो कहाँ पे तू बिहार में? बिहार नहीं, अयोध्या हमारा घर है सर। अयोध्या में? जो रमन साहब काम करता है वो लोग हमारे घर का बड़े। मैं करता हूँ बेटा, आके कर। तेरा क्या है? सर मोबाइल गिर गया सर, वो कहाँ जाना पैसा। तो मोबाइल में बैठ के जाएगा क्या? चोरी हो गया सर, आए थे काम करने। ठीक है, करता हूँ मेरा बात। मैं रूम के लिए हेल्प के लिए आया हूँ सर। हाँ, रूम का एक्चुअली क्या था, डिपॉजिट सब खत्म हो गया ना, तो रहने के लिए जाने के लिए भी दिक्कत हो गया सर, पहुंचा। मैं ठीक है करता हूँ, मैं भी जरा खत्म करके आता हूँ भैया के साथ, तो मैं अरेंजमेंट करता हूँ जाने का। ठीक है, थैंक यू भाई, गॉड ब्लेस, थैंक यू। ये विरार से लेके अयोध्या तक सब जनता आपके घर के बाहर खड़ी थी। अभी यार बहुत आते हैं लोग, सुबह मेरी नीचे एक टीम खड़ी रहती है। हाँ जी। ये लोग इनसे मिल के इनके सॉल्व करते रहते हैं, मुझे बता देते कई बार ऊपर। हाँ। पर मैं नीचे पहले तो मैं जब रोज मुझे नीचे आना पड़ता था, तो ये पूरी लेन है जो हमारी वो भरी होती थी, 500-700 आदमी परमानेंट खड़ा रहता था। तो उसमें बिल्डिंग वालों को भी बेचारों को थोड़ा सा लगता था कि इन गाड़ियाँ नहीं निकल पाती थी। फिर हमने एक बनाया कि सैटरडे या संडे को ही आया करे ज़्यादा लोग, तो फिर ज़्यादा लोग सैटरडे संडे को एक दिन बना दिया, उस दिन सब लोग पहुंचते हैं पूरे इंडिया से। भगवानों के दर्शन वाले दिन होते हैं, सोनू भाई के भी दर्शन के दिन हो गए, ऐसा हो गया? नहीं ऐसा नहीं। हाँ जी। बस दुआएं हैं भाई, दुआएं देने पहुंचते हैं लोग, अच्छा लगता है। वो भी एक समय था कि जब इन्हीं सड़कों पर घूमते रहते थे। हाँ। मुझे याद है भाई कि मैं पेइंग गेस्ट रहता था यहाँ पे, एक 4 बंगला में एक बिल्डिंग है, क्या बात जयवंत करके, तो हम लोग 3-4 लड़के वहाँ पे रहते थे। ये वही है वो 500 रुपए वाला रूम? या तो 500 नहीं था, 850-900 रुपये पर हेड लगते थे। ओके। और फिर पैदल घूमते थे। उस समय तो इतनी कंस्ट्रक्शन यहाँ पे नहीं थी जितनी बैक रोड पे। और हम लोग जब बिल्डिंग्स में कंस्ट्रक्शन चलती रहती थी, तो मैं अपने दोस्तों के साथ जिनके साथ वॉक करते, कोई समय बड़ा होता था, उतना बिजी तो रहते नहीं थे, तो उनसे बोलते थे कि यार शायद इस बिल्डिंग के अंदर कोई ना कोई एक ऐसी खिड़की होगी जो हमारी भी होगी, जब बन जाएगी मे बी इस बिल्डिंग के कंप्लीट होने से पहले हमें भी कुछ ना कुछ ऐसा ज़िंदगी में बड़ा करना होगा ताकि एक खिड़की हमारी भी हो। और वो बिल्डिंग बनते बनते पूरी बन जाती थी, लोग भी उसमें शिफ्ट हो जाते थे, लेकिन हमारा घर नहीं बना था। लेकिन फिर धीरे धीरे बोलते हैं कि जब समय तय होता है सब ठीक होता है, और फिर घर बना भी, और सब जिंदगी में विंडो भी आ गई, खिड़की बन गई। इस शहर में मुझे लगता है वो हर एक इंसान को खिड़की ढूंढने आता है कि मेरी खिड़की हो, बस घर हो रहने के लिए। स्ट्रगल फिर जितने साल मर्जी हो चल जाएगा, लेकिन एक घर जरूर होना चाहिए। तो देखो भाई, आप नागपुर में बहुत पढ़े हैं, मैं हैदराबाद में पला बड़ा हूँ, तो अपन ऐसा पुट्टे होंगे, ऐसा बात किए तो चलता क्या? चलता है एकदम। हाउ क्या? हाउ भाई, ऐसी जगह। तो क्या सुबह उठ के आपका फेवरेट नाश्ता तरी पोहा है क्या? तरी पोहा नागपुर में शंकर नगर एक जगह है। हाँ। और वहाँ पे हम लोग रोज सुबह पोहा बनता था, तरी वाला पोहा साथ में बनता था, समोसा बनता था लाल चटनी के साथ, और चाय बड़ी कमाल की थी वहाँ पे। तो वो एक रोज रूटीन होता था, और खासकर स्टूडेंट्स का जो 3:30-4 बजे रात को खुलता था कि चलो वहाँ पर जाएं और फिर चाय वगैरह पियेंगे और फिर पढ़ाई करेंगे। पढ़ाई पता नहीं कितनी करते थे, लेकिन पहुँचते जरूर थे चाय पीने के लिए, और उसके बाद फिर चाहे जाके सो जाए कुछ है, बट एक रूटीन रहता था स्टूडेंट्स का वहाँ मिलने का। क्या बात है। तो मैं ये पूछ रहा था, ये बताओ मुंबई कब, कहाँ, कैसे और क्यों आना हुआ आपका?
मैंने अपनी इंजीनियरिंग खत्म की नागपुर हाँ। से इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, और लोग उस समय मॉडलिंग शॉडलिंग करता था नागपुर में, थोड़ा पॉपुलर था, लोगों ने कहा यार जाके मुंबई में ट्राई कर, वहाँ कुछ ना कुछ अच्छा होगा। हाँ जी। सो मुझे याद है कि मैं पहले दिल्ली में गया, क्योंकि पंजाब से तो दिल्ली में कुछ रिलेटिव्स वगैरह रहते, दोस्त रहते, मैंने बोला कि चलो यहाँ से शुरुआत करते हैं, पता लगे क्या है। तो जब वहाँ पे रहा तो 6-8 महीने में पॉपुलर तो हो गए ऐसे मॉडल, लेकिन काम उतना बड़े लेवल का नहीं था जो आप बोले कि आपको पॉपुलैरिटी लगे। तो सबने बोला कि यार मुंबई जाओ, वही एक दुनिया है, वहाँ पे जो आपको चाहिए वहाँ मिलेगा। और आई रिमेंबर कि मेरे पास एक बाइक होती थी हीरो होंडा की, मैंने बाइक कौन सी RD 100? नहीं, RX 100 तो ये थी, यामाहा थी, हाँ ये जी। CD 100 CD 100 जी। हाँ। तो 7333 MP09J अरे वाह। लाहौर का नंबर था। और मैंने गाड़ी फटाफट ट्रेन में लोड की। हाँ। टिकट था नहीं मेरे पास रिजर्व, तो मैंने चालू जनरल टिकट में? लिया, नहीं बैठा रिजर्व वाले डिब्बे में चालू टिकट लेके। तो मैंने बोला कि रास्ते में जुगाड़ करेंगे TT वीटी को कुछ देके। तो मैं बैठा और मुझे रिजर्वेशन मिला नहीं था बाई चांस, इतनी फुल थी। तो जो RAC के लोग होते हैं उनके बाजू में मैं भी बैठ गया, और मैंने बोला कि पहुंच जाएंगे मुंबई। एक जुनून था, तो तकलीफ नहीं हो रही थी कि यार बिना रिजर्वेशन के जा रहे हैं। और मुझे याद है कि जब मुंबई आने वाला था, सुबह 5:30-6 बजे वो ट्रेन से मुंबई आने वाला था। हाँ जी। और एक बंदा मिला वहाँ पे बैठा हुआ था, और वो मुझे देख रहा था, उसके पास भी रिजर्वेशन नहीं था। तो बोलता कि सर आप मुंबई एक्टर बनने आ रहे हो? हाँ। तो मैं क्या, हाँ आपको कैसे पता? क्या सर दूर से पता चल जाता जो बॉम्बे आते। तो पर आप क्यों टाइम वेस्ट करो, आपको वापस जाना चाहिए, कुछ होता नहीं इस लाइन में। मैंने भी 5 साल धक्के खा लिए, कुछ हुआ नहीं, अभी मैं अपना सामान लेने वापस जा रहा हूँ और आप अपना टाइम मत वेस्ट करो। सो मैंने जब आया, मैंने बोला कि यार अभी ज़िंदगी की शुरुआत की नहीं, स्ट्रगल खुद करना शुरू नहीं किया, पहले ये डीमोटिवेट कर रहा है कि बाहर जाना चाहिए। तो मैंने बोला कि नहीं भाई, मुझे भी थोड़ा सा कोशिश करने दो। और फिर मैं उतरा, बट मुश्किल था समय में। मुझे याद है कि पेइंग गेस्ट में एक जगह पे रहता था, तो मुझे 3 या 4 दिन का समय मिला था वहाँ रहने के लिए कि आप 3-4 दिन रहो, फिर अपना घर ढूंढो। और मैं कई लोगों के नाम की लेटर्स लिखवा कर लेकर आया था भाई। और पर मैं सबको फ़ोन किया कि मैं मिलना चाहता हूँ, पर मिला कोई नहीं, सब व्यस्त थे। ऑब्वियसली अभी हमें पता लगता है कि मुंबई में सब लोग बिजी रहते हैं। सो जब मिल नहीं पाए तो मुझे लगा कि यार ये ज़िंदगी की स्ट्रगल है, धक्के खुद अकेले खाने पड़ेंगे सड़कों पर। मैं हर रोज़, मेरा आज भी मुझे याद है कि मेरे साथ जो पेइंग गेस्ट लड़के रहते थे, वो कहते तू जाता किधर है रोज़ यार? तो मैं सुबह उठ के 5:30-6 बजे जिम जाना, 8, 8:30, 9 बजे तक जिम खत्म करेंगे। वहाँ से अंधेरी स्टेशन से लेके मेरा एक बोरीवली टू चर्च गेट का पास भी हुआ करता था। तो मैं वहाँ से हर एक स्टेशन पे उतरता था, जहाँ जहाँ कोई प्रोडक्शन हाउसेस हो, कोई एडवर्टाइजिंग एजेंसीज हो, और हर जगह फोटोग्राफ्स बांटता रहता था कि शायद कहीं आए। तो वो एक रूटीन था, उसमें फोटोग्राफ बांटने का था, ईमेल करने वाला रूटीन नहीं हुआ करता था। सो आई थिंक वो एक जर्नी थी जो शुरुआत हुई, और फिर पहली मिली साउथ के अंदर, और रेस्ट इज हिस्ट्री। बट मैं आज भी, मुझे याद है कि जब एल्फिस्टन रोड पे उतरता था तो ब्रिज से मैं पैदल चलता था, वहाँ फोटोग्राफ्स प्रिंट करवाने का एक स्टूडियो होता था, वहाँ पे मैंने उतर के वहाँ पे दोपहर का लंच करना, फोटोग्राफ्स खूब सारी प्रिंट करानी। फिर एक तरह ऑफिस चर्च गेट उतर था, चर्च गेट में जितने लिंटास के ऑफिस है, और फिर एवरेस्ट बिल्डिंग फेमस स्टूडियो में आपको पता है सब है। सो ये वहाँ पे सब बांटते रहते थे, और इंतज़ार करते रहते थे कि कब नंबर आएगा, कब कोई कॉल करेगा। कॉल कभी नहीं आता था भाई, कॉल कभी नहीं आता था। और बस उसी इंतजार के अंदर पता नहीं लगा कब 2.5-3 साल निकल गए। ये जो 3-3.5 साल का समय होता है, इसमें आदमी अपने आप को मोटिवेट कैसे कर रहा है? मुझे लगता है ना कि मुंबई जो है ना, हमेशा आपको एज में रखता है। एक छोटा सा काम मिलेगा आपको 2-4-5 हज़ार का, आपको लगेगा अरे यार अभी शुरुआत होगी, इससे कुछ हो जाएगा। फिर आपके 2-4 महीने निकल जाते हैं, फिर जब आप थोड़ा सा लो फील करने लगते तो फिर एक छोटा सा काम मिल जाता है। ये क्या काम हो रहे होते थे? ये काम ऐसे ही कि आई रिमेंबर मैंने पहली ऐड की थी, एक शू ब्रांड था, तो मुझे बड़ा ब्रांड था, और मुझे लगा कि यार ये तो लाइफ सेट होगी, इतना बड़ा ब्रांड शुरू में मिल गया। तो मैं जब मुझे याद है फिल्म सिटी गया, तो मेरे जैसे 10-20 और बॉडी बिल्डर टाइप लड़के खड़े थे। मैं क्या ये लोग क्या कर रहे हैं मेरी ऐड के अंदर? मैं हूँ हीरो। तो मैं था हीरो, पर मुझे पता लगा हीरो था नहीं। और जब भी जो बॉडी बिल्डर थे वो सब जंगली बनाए हुए थे, और बेयर बॉडी के अंदर पत्ते पत्ते लटका के कोई ड्रम बजा रहा हूँ, कोई जंगली बन के डांस कर रहा है, कोई ऐसे टाइप थे। और उस ऐड में मैं दिखाई भी नहीं दिया। आई स्टिल रिमेंबर 3,000 रुपये पर डे मुझे ऐड के मिले थे। 3 दिन का काम था, और 2 दिन में ऐड खत्म हो गया। तो मैं लगा यार ये तो 3,000 का नुकसान हो गया मेरा। तो मैंने बोला कि सर मैंने तो 3 दिन बड़े आपके लिए फ्री रखे हुए थे, और जबकि फ्री थे डेज, ऐसा कुछ नहीं था, मैं बहुत बिजी था। कहते नहीं डोंट वरी, हमने आपके 3 दिन लिए, आपको 3 दिन के पैसे मिलेंगे। एंड आई गॉट 9,000 रुपीज़ वो। और वहाँ से वो जो जर्नी शुरू हुई थी। मेरे मदर फादर दे वर वेरी वेल ऑफ। देने बोला कि यार तू घर ले, तू क्यों स्ट्रगल करता है? बट आई वांटेड टू गो थ्रू दैट ग्राइंड की धक्के खाएं, पता चले कि लाइफ में क्या है। और विश्वास करो भाई कि जो धक्के खाए उसने जिंदगी सिखाई कि आगे जीना कैसे। सही बात है। वैसे घिसने के बाद फिर वो अदरक का साथ ज्यादा अच्छा लगता है, बिल्कुल। तो ये एसेंस है कि
तेलुगु फिल्म फर्स्ट मिली आपको, वो जी। कैसे हुआ? मुझे पहली फिल्म तमिल फिल्म मिली थी। अच्छा, तमिल थी क्या? तमिल थी। मुझे याद है कि मुझे पेजर होता था मेरे पास, तो कुछ डायरेक्टर्स आए थे मुंबई में हीरोइन की तलाश के लिए, तो मैंने उनको अपनी फोटोग्राफ दे दी। कहते नहीं सर, हम तो लड़की हीरोइन की तलाश में आए थे। मैं कहा सर ले जाओ फोटोग्राफ, देख लेना, कहीं किसी को मिल के दे देना। और एक वहाँ पे कोऑर्डिनेटर छोटा सा लूना पे घूमता था वहाँ पे चेन्नई में, तो उसने मेरी फोटोग्राफ देखी, 8-10 थी उसमें, 8-10 तो गुमी होगी थी, एक फोटो बची हुई थी बॉडी वॉडी वाली थी। तो उसने बोला मैं ले जाऊँ फोटो, उसने बोला ले जा, कोई हमारे काम की तो नहीं है। तो बंदे ने लेके, एक बहुत बड़े एक्टर हैं विजयकांत तमिल में, उनको दिखाई। उन्होंने बोला यार बड़ा अच्छा बंदा है, इसको बुलाओ, नेगेटिव के लिए बुलाते हैं हम लोगों को। तो मेरी मदर ने एक मुझे बुक भेजी जब उनको पता चला मैं फिल्म के लिए मुझे बुलाया गया। इट्स वाज हाउ टू लर्न तमिल, पंजाब से भेजी उन्होंने, कुरियर की। और मैं पूरे ट्रेन में पढ़ता गया कि पानी को तन्नी बोलते हैं, यू नो, वाह नल्लर किंगला, नल्लर, ये सब मैं वर्ड वुड पढ़ के गया। और मैं प्रोड्यूसर से सबसे पहले बोला, मैंने उनको बोला सर नल्लर किंगला, तो सर नल्लर सर। वो कहते हैं वेरी गुड सर, वी आर लर्निंग तमिल एंड ऑल। मैं कहा सर जस्ट ट्राइंग टू डू माई बिट। और उन्होंने बोला कि यार सोनू कैन यू रिमूव योर टी शर्ट एंड शो मी। तो विजय वाहिनी स्टूडियो थे वहाँ पे चेन्नई में। मैं कहा सर तुम्हें याद है कि एक मैंने ग्रीन कलर की डेनिम की कार्गोस पहनी थी, वाइट टी शर्ट, मैंने थोड़ा टी शर्ट निकाल के उठाई। कहता है गुड बॉडी, वेरी गुड सर, वेयर योर टी शर्ट, यू आर डूइंग आवर मूवी सर। तो मैं क्या सर थैंक यू सो मच, एकदम मैं क्या यार पिक्चर मिल गई। और उन्होंने मुझे बुलाया पैसे के लिए। और जो मेरा लूना पे जो मेरा कोऑर्डिनेटर था, मुझे लेके घूमता था, तो उसने बोला कि सर पैसे की बात मैं करूँगा, आप टेंशन मत लेना, पैसे ठोक के मांगेंगे इनसे। तो मेरे को था कि इसे ऐसा ना ज़्यादा मांग ले कि पिक्चर ही हाथ से निकल जाए। तो मैं जब उनके पास गया तो मैं क्या सर हाउ मच, दे सेड हाउ मच यू वांट सर। आई सेड सर आप देख लीजिए क्या आपको देना है। कहते सर वी नीड यू फॉर 8 months of shooting and you have to shave your head also, shave off your head also for one of the roles and we will pay you 51,000 rupees sir। तो मैंने बोला ओके सर, श्योर, 50,000 ओके सर। तो मैंने करके आया। जो मेरा बाहर वाला कोऑर्डिनेटर मेरे से लड़े कि तू 51,000 में कैसे ओके। मैंने बोला आने देना सर, शुरुआत करते जिंदगी, एक बार बड़े बनेंगे सब आ जाएगा। और वो 51,000 मैंने जो पिक्चर शुरू की थी कलर, वो बड़ी हिट हुई फिल्म। करेक्ट। और वहाँ से जो साउथ की शुरुआत हुई, फिर तमिल की 2-3 पिक्चरें की, और फिर फर्स्ट जो थी तेलुगु फिल्म आई थी। हाँ। जैकी चैन साहब के बारे में देखिए, मल्लिका शेरावत जी से हमारी बात हो रही थी पिछले बार, तो उन्होंने बताया कि वो आपका फिर पूरा मतलब आपको सॉर्ट कर देते हैं, अगर आप चाहो हॉलीवुड में, मतलब 25 लोगों को फोन कर देंगे आपके बारे में और ऐसा ऐसा। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा उनके साथ काम करके? बहुत अच्छा था। इनफैक्ट यू नो मेरी अच्छी उनसे ट्रेनिंग हुई। मैं इंडिया भी उनको लेके आया था, जब मैंने उनको बोला था कि मैं ही आपको इंडिया वापस लेकर आऊंगा फॉर प्रमोशंस, और मैं आपको ऐसे ऐसे शोज में लेके आऊंगा जो कभी गए नहीं। कपिल शर्मा के शो में लेके गया था मैं उनको। सो आइडिया ये था कि भाई कि जब वो है ना, वो बहुत ही ग्राउंडेड इंसान है। यू नो सेट पे आएंगे तो उनके हाथ में एक फ्रूट्स का एक प्लेटर होगा, और लाइटमैन को हो, स्पॉट बॉय को हो, एक्टर को, सबको खिलाते जाएंगे। और ज़मीन पे बैठ के भी खा लेंगे। रात को बोलेंगे चलो मैं आपके लिए खाना बनाता हूँ। और मुझे याद है कि मेरा एक दोस्त मेरे साथ था, और उन्होंने बोला रात को चलो मैं खाना खिलाता हूँ। जितनी अपनी बड़ी भाई कार है, इससे समझो थोड़ी सी और बड़ी उनकी किचन होगी जो उनके रूम में थी, और वो खाना बना रहे हैं एकदम। और टिपिकल सैंडो टाइप बनियान पहनी है, छोटी सी शॉर्ट्स पहनी है, खाना बनाया और खाना बना के रखा, खुद भी खाया। तो कहते हैं कैसा लगा खाना आपको? तो मैं कहा सर खाना बड़ा अच्छा लगा। तो मेरा एक दोस्त था, वो कहते हैं यार कमाल है यार, विश्वास नहीं हो रहा, रात का टाइम है 12:30-1 बजे का, और हमें भूख लगी और जैकी चैन हमें खाना बना के खिला रहा है। और वो ऐसे थे कि अगर आपने खाना छोड़ दिया अपनी प्लेट के अंदर, हाँ जी, तो पूछा था सर खाना इस मत करो, मैं आपका खाना खा लूँ क्या? वो आपकी प्लेट लेगा और आपका खाना फिनिश करेगा सारा। सो वो एक जो रियल इंसान की जो पहचान होती है वहाँ से पता चलती। हम यू नो जब एक्टर्स बन जाते हैं, हमने देखा भी है, आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि हमारे बहुत सारे दोस्त मित्र जो होते हैं ना, कि इल्यूजन में रहने की कोशिश करते हैं, कि आसपास अपने बबल बनाते हैं कि एक्टर है तो उसको ऐसे रहना चाहिए, उसको ऐसे खाना चाहिए, ऐसे बोलना चाहिए, खुलना नहीं चाहिए, ज़्यादा स्पेस अपने अंदर आने नहीं देना चाहिए। कुछ बॉडीगार्ड्स हों तो हाय आजा, ये वहाँ से ढूंढते हुए आया आपको? अरे वाह, मैंने देख लिया सर आपको। अरे क्या कमाल है भाई, क्या करते हो आप? मेट्रो सर, मुंबई मेट्रो। अरे वाह, सुपर है सर। हेलो सर। हेलो हेलो, आपका शो देखता हूँ मैं। अरे क्या बात है यार, थैंक यू सो मच। थैंक यू भाई। इसको भी ले ले भाई, छिपरा यार जो आगे आ जाए यार, ऐसा की दोस्ती में क्यों ऐसा कर रहा है उसके साथ? हाँ थैंक यू भाई। थैंक यू सर, थैंक यू। हम एक बबल बनाते हैं भाई, और अक्सर मुझे याद है कि बड़े सारे एक्टर्स हमारे दोस्त होते हैं, वो कहीं जब हम जाएंगे ना तो खूब हल्ला मचाना, बॉडीगार्ड जाएंगे, अरे हट जा पीछे, हट जा, कोई भी नहीं होगा सामने, कोई नहीं होता। और मैं बोल किसके लिए बोल रहे हो, कौन है सामने? कोई नहीं भाई, कोई नहीं आ रहा पूछने के लिए, पर वो बताना जरूरी है कि हम वहाँ से पास हुए। हाँ। तो मुझे कई बार वो देख के लगता है कि यार क्यों शहनशाह टाइप चल रहा है। हाँ अनाउंसमेंट कर दो, कोई भी नहीं होता। मैं कई बार, मैं नाम नहीं लूंगा एक्टर, कई बार होता है हमारे निकले गेट से बाहर,
और उनका बंदा बार बोले हट जाओ पीछे पीछे, कोई भी नहीं है आदमी, ना भूत है ना कोई आदमी है ना कोई, एक भी नहीं है, लेकिन वो पीछे पीछे हट जाओ, किसको बोल रहे हैं, मैं उनको बोलता हूँ कई बार। तो मैं ये हवा सा बना रखा है ना बेफालतू का। देखिए क्या रहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि उनको ऐसा लगता है कि अगर अनअप्रोचेबल होंगे तो फिर वो स्टारडम पता चलता है क्या है। हाँ, तो और ऐसा दिखेगा लोगों को ऐसा ना। होना नहीं चाहिए। हाँ। मुझे लगता है उसी के लिए हम लोग मेहनत करते हैं जिंदगी में कि कैसे हम उन तक पहुंच जाए और उनको फील हो कि हम उनकी जिंदगी का हिस्सा है। एंड आई थिंक दैट्स व्हाट द लाइफ इज। यस। तो भाई ये जो इतना ज्यादा विलन का काम आ रहा था, ये आपको कैसा लगता था? मतलब मेरे को, मैं शुरू में मुझे ठीक नहीं लगा। मैंने बोला, मुझे याद है कि मैं एक बार सतीश कौशिक जी के ऑफिस में गया, कोई अप्रोच लगाया, किसी ने बोला कि यार उनको दिखाओ फोटोग्राफ जाके। हाँ। तो मैंने फोटोग्राफ दिखाई तो एक वीडियो दिखाया, कहते अरे यार बॉस विलन करेगा ना बड़ा तगड़ा हिट होएगा। तो मैंने अपनी फोटोग्राफ थोड़ी सी खींच लिया, अपने दिल में बोल तो नहीं पाया कुछ, मैं क्या इनको कुछ पता ही नहीं, आइडिया ही नहीं है इनको टैलेंट की कदर ही नहीं है। ये मेरे को बोल रहे हैं नेगेटिव लोग, इनको क्या पता है कि मैं हीरो बनने वाला हूँ। हाँ। तो उस समय वैसी समझ थी, लेकिन पता नहीं था कि जब आपकी कोई पहचान नहीं होती, आपका कोई सोर्स नहीं है, तो बहुत मुश्किल है अपनी जगह बनाना। फिर साउथ का शुरुआत हुई, विलन लोगों ने हीरो से भी ज़्यादा पसंद किया, तो लगा कि नहीं यार एक्टर होना इंपॉर्टेंट है, फ़र्क नहीं पड़ता कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। दिस इज़ हाउ द जर्नी स्टार्टेड। और एक के बाद एक पॉजिटिव भी करता गया, नेगेटिव भी करता गया। हाँ जी। और आज एक स्पेस था साउथ के अंदर भाई कि दो हीरो साथ में काम नहीं करते थे साउथ के अंदर। एक ईगो होती थी, अरे उसके फैंस है भाई, इसके फैन आपस में लड़ पड़ेंगे, तो करते नहीं थे। एक फिल्म बन रही थी सुपर, उसमें नागार्जुना थे और एक और बहुत बड़े स्टार उसमें कास्ट होने वाले थे, पर उन दोनों का आपस में थोड़ा सा बैठा नहीं। हाँ। तो बोला कि कौन एक्टर लिया है, बोला कि यार सोनू सूद है, उसको बुलाओ। और बीइंग ए नॉर्थ इंडियन कोई फर्क पड़ता नहीं है इन लोगों को, साउथ वालों को कहेंगे यार चलता है हाँ। ये चलता है, सोनू चलेगा। तो फिर वहाँ से वो मैंने पहली पिक्चर की जो बहुत बड़ी हिट हुई, और फिर वहाँ से एक ऐसी स्पेस मैंने क्रिएट की साउथ के अंदर कि अगर 2 हीरो फिल्म है या पैरेलल फिल्म है या कुछ इक्वली इंपॉर्टेंट रोल है, तो बॉस उसमें सोनू सूद फिट होता था। दिस इज हाउ द जर्नी इन साउथ स्टार्टेड। देखिए पैंडेमिक में कई सारी आदतें बदली, तो मैं अब जैसे आजकल थोड़ा सा हेल्दी हो गया हूँ, तो ऐसे जोमेटो खोल के पिज्जा भी कॉली पिज्जा मंगवाता हूँ, ठीक है ना। अच्छा, तो ये भी आता है कि कॉली पिज्जा भी आता है? कॉली पिज्जा आने लग गया भाई अच्छा, आजकल। ऐसा है क्या? हाँ, मस्त एकदम कीटो वाला आइटम है। अरे वाह। हाँ, तो ये एक और आदत जो बदली वो थी आपका नाम। अच्छा। तो हमारे व्यक्तिगत फोटो जर्नलिस्ट ने फोटो शूट करके भेजी, और हीरो सेंडिंग बैक पीपल इन बसेस, ये था फोटो। ना आपने उसमें मेकअप कर रखा है, ना आपने उसमें ऐसे खास कुछ अलग कुछ कपड़ा पहन रखा, बेसिक सी टी शर्ट जीन्स टाइप थी, इसे बाय कर रहे हो आप। और वो फोटो जब पहली बार रीमा के पास है, उसने मेरे को बोला, अरे ये देखो सोनू भाई क्या कर रहे हैं। मैंने बोला अरे यार फाइनली कोई कर, मेरे रोंगटे खड़े हो गए भाई। उस दिन वो मेरे को याद है कि उसने भी ये बोला कि पहली बार किसी सेलिब्रिटी को बिना, मतलब जनरली आजकल ना लोगों को पता नहीं, बट पेपराजी को फोन करके बुला लिया जाता है जी। हाँ, और ये जो आपने कहा वो वैसे बाउंस हटो कर लेते, तो हवा बना दिया जाता है। उस दिन की कहानी बताओ ना भाई, एंड द डेज लीडिंग अप टू दैट डे। भाई मेकअप की जहाँ आपने बात की, मेकअप तो अभी कैमरा इतने लगे, मैंने अभी भी नहीं किया मेकअप, ऐसे ही आ गया भाई। मैं तो भाई निकल पड़ता हूँ। मेरे कई बार जो मेरे बंदे बोलते हैं यार तू एयरपोर्ट जाता है, तू बताया कर ना लोगों को बता। हाँ। मैं क्या बोलूँ कि मैं आने वाला हूँ यार, मेरे से नहीं होता। मैं नहीं कभी बताता। मेरे हमेशा जो मीडिया हाउसेज वो भी मेरे को बोलते रहते, पर मेरे को पता नहीं, कंफर्टेबल नहीं होता है, आई डोंट नो। कहीं दिख जाते हैं तो बेचारे सब लोग अच्छे ही हैं, दुआ देते हैं सब। बट अगर आप उस दिन की बात करें भाई, मैं खाना वाना सबको खिलाता ही था, जैसे सब खिला रहे थे। तो थाना में कलवा चौक करके जगह है, तो मैं वहाँ पे आके ना एक ट्रक का एक पूरा ट्रक फ्रूट्स का खड़ा करता था खाना वाना देने के लिए। सो मैंने एक परिवार देखा जो अपने बच्चों के साथ, 2 बच्चे थे उनके साथ, और वो बोले कि सर 10 दिन के फ्रूट पैक कर दोगे मुझे। तो मैंने बोला क्या करोगे आप 10 दिन का लेके फ्रूट? कहते सर हम लोग जो है बहुत दूर जा रहे हैं, बैंगलोर जा रहे हैं, 10-12 दिन लगेंगे, तो आप हमें पैक कर दोगे तो अच्छा हो जाएगा। तो मैं क्या इन बच्चों को लेके, छोटा सा बच्चा रो रहा है, अपना चप्पल पैर में कुछ है, मैं कैसे जाओगे? तो क्या सर हम लोग मैनेज कर लेंगे, आप प्लीज़ पैक कर दो। सो मैंने बोला कि अगर मैं आपको कुछ परमिशंस ला दूं तो आप मुझे टाइम दोगे क्या? तो कहते सर हाँ हम लोग आपको मतलब दे देंगे, पर सर परमिशंस कहाँ से लाओगे, ये तो पूरा मतलब लॉकडाउन लगा हुआ, कैसे होगा काम? करेक्ट। तो मैंने बोला कि यार मैं आप मुझे थोड़ा सा टाइम दो, और मैं वहाँ से सीधा थाना में पुलिस स्टेशन गया। और मैंने बोला कि इन लोगों को मेरे को घर भेजना, तो कैसे मिलेंगी परमिशन? कहते नहीं सर कोई परमिशन नहीं मिल सकती। तो भाई परमिशन नहीं मिल सकती मतलब ये लोग तो सर पैदल जा ही रहे हैं, ये तो इनको तो रोक नहीं सकते। अगर मैं इनको गाड़ी कर दूं या बस कर दूं, कहते बस कैसे करोगे सर, हमें जिस स्टेट पे जा रहे हैं उनकी परमिशन चाहिए, और जितने लोग बस के अंदर बैठ रहे हैं, पहले तो
अगर 52 लोगों की सीटिंग है तो सिर्फ 25 या 26 लोग बैठ सकते हैं, क्योंकि लॉकडाउन में फिजिकल डिस्टेंसिंग जरूरी है। और जितने लोग हैं उसके अंदर, हर एक बंदा जिस जगह को बिलोंग करता है, बेंड्रा का है, कांदीवली का है, जुहू का है, उसको मुझे उस एरिया से एक तो लोकल पुलिस स्टेशन से एनओसी ला के देनी पड़ेगी और एक उनका कोविड टेस्ट कराना पड़ेगा भाई साहब। तो मैंने कहा चलो ये भी करा के देखते। मैंने उनकी कम्युनिटी के 350 लोग थे जो बैंगलोर जा रहे थे, मैंने उन सब से उनकी डिटेल्स मंगाई, उनके कोविड टेस्ट कराए और सेंटा क्रूज, खार, कलीना, इन जहाँ से बिलोंग थे वहाँ से मैं उनके पुलिस स्टेशन जाके पर्सनली एक एक का फॉर्म लेके उनकी परमिशन लेके 350 लोगों की गया। और मैंने कर्नाटका में बात करके वहाँ से कुछ मेरे पहचान वाले थे, मैंने उनसे परमिशन ले ली कि मैं क्या बसेस आएंगी 10 इनको एंटर करने दो। तो बोले कह रहे कि हम लोग करने देते हैं सर। मैंने परमिशन भाई लेके गया और मैं भाई इतने फॉर्म्स थे उन सबके, मैंने मुझे बाई फेस तो किसी को जानता नहीं था कौन रामा मूर्ति है, कौन रामलिंगम है, कौन। मैंने बोला कि बैठो बैठो बैठो। 350 लोग भाई मैंने बसेस में बिठाए और जब मैं बिठाए ना तो वो बड़े बुजुर्ग भी बेचारे ना पैर आके छूने लग गए और रोने लग गए जोर जोर से। कहते कि सर आप, हमें लगता है कि हम मर जाते हैं सर अगर आपने हमें भेज दिया, पर हम कभी भूलेंगे नहीं। और जब मैं उनको बाय बोल रहा था, मैक्सिमम लोगों की आंखों में आंसू, कब से बेचारे वो रो रहे होंगे और वो गए भाई बसेस। और मैं जब वापस आ रहा था थाने से अंधेरी, मतलब आप ये सोचो कि जैसे आपको पेड़ दिख रहे हैं ना, ऐसे ऐसे माइग्रेंट्स बैठे हुए थे सड़कों पे, ब्रिजेस के नीचे लोग, बुरे सिर्फ लोग ही लोग दिख रहे थे। और हर चीज़ जैसे जिंदगी में आपकी स्लो मोशन की तरह हो जाती है ना, मेरी जिंदगी मुझे ऐसे स्लो मोशन में दिख रही थी। मैं यार इतने लोग ये जाएंगे कैसे, इनको कैसे भेजें। और फिर मैंने घर आके अपनी वाइफ और मेरे बच्चे थे, मैंने बोला कि अभी मुझे इन सबको घर भेजना है, मुझे पता नहीं मैं कैसे भेजूंगा। और फिर मैंने उन लोगों को घर भेजना शुरू किया भाई, परमिशंस लेनी शुरू की। 50-50 बसेस भेजते थे। फिर मैंने ट्रेन्स की परमिशंस लेनी शुरू की, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बात किया, इधर बात किया, फ्लाइट्स की परमिशन शुरू की। और फर्स्ट फ्लाइट आई रिमेंबर जो हिंदुस्तान में उड़ी थी लॉकडाउन में, वो मैंने उड़ाई थी, जो एर्नाकुलम से 179 गर्ल्स थी जो स्टिचिंग फैक्ट्री में काम करती थी। वो ओनर भाग गया था और वो भूखी तड़प रहे थे वो लोग। किसी IAS ऑफिसर ने मुझे ट्वीट किया था कि सर इनको बचाओ, और उनको एर्नाकुलम से मैं कोचीन लेके आया था और स्पेशल परमिशंस का एक फ़्लाइट उड़ाई थी मैंने। और 179 जो बच्चियाँ थी वो वहाँ से कोचीन से रात को 3:30 बजे पहुँचा के उनको सुबह फ्लाइट से मैंने भुवनेश्वर पहुंचाया था। केंद्रपाड़ एक जगह है उड़ीसा के पास। और जब वो लैंड की तो जो CM है वहाँ के मिस्टर पटनायक, उन्होंने ट्वीट किया था कि थैंक यू सो मच फॉर सेविंग 179 गर्ल्स फ्रॉम उड़ीसा। और वो एक टर्निंग पॉइंट था। फिर उसके बाद तो कितनी फ़्लाइटें उड़ाई, इंटरनेशनल फ़्लाइटें भी उड़ाई। तो जर्नी पता नहीं कैसे हुई, मुझे कोई आइडिया नहीं था, मुझे कुछ नहीं आता था कैसे भेजना, बट मैं घुस गया। और उसके बाद लोगों की, परिवार वालों की जो दुआएं थी वो मुझे गाइड करती गई और सब होता गया। क्या बात है भाई, आई हैव टू शेक ऑन दैट। बट ये एक आर्टिस्ट से, एक एक्टर से, एक एंटरटेनर से, और आप भिन्न भिन्न प्रकार के और कार्य किए हैं, एक मैसेज या एक गॉड स्टेटस अचीव करना, ये क्या फीलिंग हो जाती है भाई? ये कैसे एक्सेप्ट कर रहा है आदमी? भाई मैं आपको बताऊं कि मुझे 18, 19 साल, 20 साल हो गए जो फिल्म लाइन के अंदर, करीबन 80-100 फिल्में कर चुके हैं आप। पर जो 2 साल में मैंने जो मुझे मतलब खुशी मिली, मैं उसको आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। ये फिल्म लाइन इतनी छोटी लगने लगी दुनिया में। उसके बाद कुछ फिल्में में पहले शुरुआत की थी और उसके बाद भी सेट्स पे गया, लगने लगा कि यार ये मतलब मैं अभी भी फिल्म्स कर रहा हूँ, आई रियली रिस्पेक्ट द मीडिया और मुझे अभी भी करता रहूँगा सर। जी। पर लगा कि यार इसके पीछे आपने इतनी जिंदगी के साल लगा दिए और भाग रहे थे, मैं ये अचीव कर लूँ, मेरी फिल्म 100 करोड़ हो जाए, 200 करोड़ हो जाए, इतनी सक्सेस जो लोग पसंद कर लें, मेरा प्राइस बढ़ जाए, और इसी के पीछे भाग रहे। तो ये तो दुनिया है ही नहीं है। असली दुनिया तो ये है जो आपने किया। और आज भी आप मानो कि मैं जब आम लोगों के बीच में मिलता हूँ, लोगों की जिंदगी बचाते हैं हम लोग, उनको पढ़ाते हैं, एजुकेशन करते हैं, जॉब्स दिलाते हैं, सब करते हैं, जो उससे खुशी मिलती है वो दुनिया की कोई फिल्म की सक्सेस नहीं दे सकती। वो बोलते हैं कि जिंदगी का एक लक्ष्य मिल गया है, जिसको बोलते हैं मोक्ष प्राप्त हो रहा है। मुझे ऐसा फील होता है कि वो मोक्ष अभी जिंदगी में अभी मिला मुझे। बात तो सही कह दी भाई आपने। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग एवरीथिंग। अगर आप लोगों में से किसी को किसी कहानी पता है जिनकी लाइफ में कोविड के टाइम पे रिलीफ पहुंचाया भाई ने, तो प्लीज कमेंट में हमें बताइएगा। मुझे पता है कि आप एक जगह कभी हाथ बढ़ाते हो ना तो फिर वो क्वाड्रपल हो जाती है नीड, सडनली यू स्टार्ट सीइंग इट ना। तो ऑर्गेनाइजेशंस भी आपको ज्यादा फोन करने लग जाती हैं, तो इसकी सीमा नहीं है मतलब। तो ये कैसे आप कर रहे हो मैनेज? भाई जब मैंने लोगों को घर भेजा, करीबन 7.5 लाख माइग्रेंट्स जुड़े थे उस समय जब घर भेजने लगे भाई साहब। तो जब ये लोग घर गए तो इनके जब माँ बाप में कोई बीमार था, कोई बच्चे बीमार थे, बोला सर बीमार है सर, उसका इलाज करा दो माँ को। उनको इलाज कराना शुरू किया।
तो जब इलाज कराना शुरू हो तो वो स्प्रेड हुआ कि भैया मेडिकल हेल्प कोई तकलीफ चाहिए सोनू कर देगा, तो वो गिनती बढ़नी शुरू हुई। मैं हॉस्पिटल्स के साथ टाइप्स करने शुरू किए, फार्मास्यूटिकल के साथ टाइप करने शुरू, डॉक्टर्स के करीबन 47,000 डॉक्टरों से जुड़ा मैं उस समय। बड़े बड़े मैंने एग्जामिनर्स किए कि सर मेरे को करना है हर एक बीमारी। आप आज बात करो बोन मैरो ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट्स हो, अपना हिप रिप्लेसमेंट्स हो, नी रिप्लेसमेंट्स हो, कोई भी हो, हम लोग सब करते हैं क्योंकि बढ़ने लगे। मेरे को कई लोगों ने बोला यार सोनू ये पॉसिबल नहीं है, देश की आबादी 150 करोड़ है, इसकी सीमा होनी चाहिए, तुम्हें एक अपने आप को बांटना पड़ेगा कि बॉस या तो मैं मेडिकल में काम करूंगा, या तो मैं एजुकेशन में काम करूंगा, या तो मैं जॉब्स में काम करूंगा, या अगर मेडिकल में करूंगा तो सिर्फ मैं हार्ट सर्जरीज कराऊंगा, बाकी और कुछ नहीं कराऊंगा, नहीं तो ये सीमा ही नहीं है। पर मैं जब मेरे पास घर पे लोग नीचे बैठते हैं, आके बैठते हैं, तो मैं रुक नहीं सकता था। मैं ये नहीं कह सकता कि भैया तू भैया लिवर वाला है, तू चल मैं नहीं तेरे को कराऊंगा और मैं छोड़ दूंगा। मैंने सब कराना शुरू किया। जो वॉल्यूम था इतना ज़्यादा बढ़ गया कि मुझे खुद ही आइडिया नहीं। अभी हम लोग बात करें तो करीबन हम 3,500 से ऊपर सर्जरीज करा चुके हैं, लाइफ सेविंग सर्जरीज। हम हार्ट की फ्री सर्जरीज कराते हैं जितने मर्जी लोग आए। लिवर ट्रांसप्लांट की बात करें आज 25 से 28 लाख रुपए लगते हैं एक लिवर ट्रांसप्लांट। गरीब आदमी नहीं करवा सकता। मैं कहता हूँ कि आप मुझसे पूछेंगे मैं कहाँ से करवा पाता हूँ। मैं एक छोटी सी आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं लास्ट मंथ दुबई गया, मेरी एक फ्लाइट से उतरा तो एक जेंटलमैन आए, कहते सर कैन आई हैव अ पिक्चर विद यू, यू आर डूइंग ग्रेट वर्क। एंड मैंने पिक्चर वगैरह ली, सेल्फी। कहते माय नेम इज़ विल्सन सर एंड आई एम फ्रॉम सो एंड सो हॉस्पिटल्स, और आपने हमारे बैंगलोर ब्रांच में बोन मैरो ट्रांसप्लांट करके एक बच्चे की जान बचाई थी, और केरला के अंदर एक और बच्चे की जान बचाई थी लिवर ट्रांसप्लांट करके। यू आर डूइंग ग्रेट वर्क, हाउ वी कैन कोलैबोरेट टुगेदर एंड डू समथिंग नाइस। मैं क्या वी वांट यू टू बी द फेस ऑफ आवर थिंग एंड ऑल। तो हम कॉफी शॉप ही बैठे, मैं सर मुझे 1 रुपया नहीं चाहिए, आप एक काम करो मुझे 50 लिवर ट्रांसप्लांट फ्री करके दो। मैं 6 महीने में कराऊं, साल में कराऊं या 2 साल में कराऊं, आप मुझे 50 लिवर ट्रांसप्लांट आपके तरफ, और मेरी तरफ से मैं विजिट करूंगा, मेरा ब्रांड एम्बेसडर बना दो, मुझे जो मर्जी करो। दे डिड ऑल दैट विद मी एंड वी साइन 50 लिवर ट्रांसप्लांट विच आर वर्थ 12.5 crores। और आज हम 9 लिवर ट्रांसप्लांट्स करा चुके हैं। सफियान एक 7 महीने के बच्चे का परसों लिवर ट्रांसप्लांट हुआ, बच गया वो, वेरी वेरी पुअर फैमिली। सो आइडिया इसकी मेरे को नहीं पता था। अगर आप मुझे 2 साल पहले पूछ ले मुझे लिवर ट्रांसप्लांट क्या, मैं कैसे कराऊंगा यार, मुझे पता नहीं आइडिया। पर आज आप बोलो हॉस्पिटल्स की बात करो, हैदराबाद, वेदांता, दिल्ली की बात करो, एम्स की बात करो, बॉम्बे में बात करो, हाँ ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं होगा जो हमारे टच में नहीं आया होगा। क्या बात। सो अपने आप ही होता गया, चाहे वो ऑक्सीजन पहुंचानी थी, चाहे वो मेडिसिन पहुंचानी थी। मेडिसिन आधे डॉक्टर बन गए हम लोग। मुझे याद है कि जब रेमडेसिविर चाहिए थी, टॉसिलिजुमैब चाहिए थी, हिंदुस्तान में खत्म हो गई थी, दुबई से मंगाते थे हम लोग। कोई दुबई से आता था, 42,000 का एक इंजेक्शन मिलता था टॉसिलिजुमैब का, लाइफ सेविंग इंजेक्शन। जब वो खत्म हो गया तो हम लोगों ने दुबई से मंगाना चाहिए। दुबई से 97,000 का मिलता था, लेकिन फिर भी जो भी दुबई से आता था हम लोग सबको इंस्ट्रक्ट करके रखे थे, बस 1 या 2 लेके आना, जरूरत पड़ जाएगी। एक इंजेक्शन भाई हम लोग, मुझे याद है सिलीगुड़ी में भिजवाना था इंजेक्शन। वो इंजेक्शन बरेली में पड़ा हुआ था। दिल्ली से हमने गाड़ी भेजी बरेली, रात को 3:30 बजे पहुंची। 3:30 बजे डॉक्टर ने वो इंजेक्शन दिया। वो इंजेक्शन लेके नहीं, वो इंजेक्शन बरेली से लेके वो वापस दिल्ली पहुंचे, और दिल्ली से फिर फ्लाइट उड़ी वहां से सिलीगुड़ी पहुंचाने की, एक इंजेक्शन, क्योंकि वो वहां पे मिलता नहीं था। सो दिस वाज द सीरियसनेस ऑफ ए सिचुएशन टू सेव अ लाइफ। बहुत बार हम लोग फेल भी होते थे। करीबन 9 के करीब हमने एयर एम्बुलेंसेस कराई। मैं उनसे 9 में से एक भी जाने से आज तक मिला नहीं हूँ। एक इंडिगो की लड़की थी नागपुर की, उसको हम लोग भेजे, 1 महीना बेचारी अपोलो हॉस्पिटल में थी, नहीं बच पाई वो। पर आइडिया इसकी, वो फैमिलीज आज भी मुझे मिलती हैं आके, वो बोलती है कि यार हमें इस बात का दुख है कि हमारी बेटी चलेगी या हमारे फैमिली वालों को बचा नहीं पाए, पर इस बात की खुशी ज़रूर है कि आपने कोशिश ज़रूर किया, नहीं तो हमें पता लगता है कि हम शायद बचा सकते थे, बचा नहीं पाए। सो आई और ऐसे बहुत सारे बच भी गए लोग आज भी मुझे मिलते हैं, कि मैं एयरपोर्ट्स पे मिलते हैं। जब मैं निकलता हूँ तो दौड़ के आगे पैर पकड़ ले, सर आपने बचा दिया था सर, हम दिल्ली में ऑक्सीजन पहुंचाई थी आपने। सो आई मीन वो एक खुशी मिलती है। तो आई फील कि ये जो जर्नी है और बड़ी होनी चाहिए, लंबी होनी चाहिए, और लोगों से जुड़ना चाहिए। क्या बात है भाई। तो ये अपने चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन का नाम बता दो, और क्या मेथड है अगर किसी को चाहिए हेल्प, तो वो वहाँ पर किस सलीके से पहुँच सकते हैं आप तक? जो हमारी फाउंडेशन है भाई, मैं 2 साल पहले ही बनाई अभी, तो उसका नाम है सूद चैरिटी फाउंडेशन जी, और उसकी वेबसाइट भी है। अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे आपको पूरे लिंक्स मिल जाएंगे कि आपको किसी भी तरह की कोई भी मदद चाहिए, किसी भी फील्ड में हम लोग करेंगे। किसी तरह आप जुड़ना चाहते हैं, वॉलंटियर बनना चाहते हैं, सो वी विल गाइड यू हाउ टू डू इट एंड हाउ यू कैन सेव अ लाइफ। तो ये ऐसा हुआ क्या भाई कि ये काम भी आपका, क्योंकि क्या होता है कि बिकॉज एन एक्टर्स माइंड हैज 100 थिंग्स गोइंग ऑन अबाउट द परफॉर्मेंस, तो ये सब काम करते करते ऐसा तो हुआ ही होगा कि आप सेट पे गए होगे वापस?
तो फिर ये दुनिया और ये वाली जिंदगी आपकी उस जिंदगी में कितनी सीप करी, एंड हाउ डिड यू मैनेज? सेट का आपको बड़े मजेदार बात बताता हूँ। मैं एक फिल्म कर रहा था आचार्य साउथ की, चिरंजीवी जी के साथ। तो पिक्चर काफी पहले 80% खत्म हो गई थी और 20% का काम बचा था। कोविड के बाद हम लोग गए सेट पे। सो कोविड के सेट पे जब किसी को पता चलता है कि मैं सोनू आज हमारे साथ शूट कर रहा है, तो जितने लोग होते हैं वहाँ पे, चाहे वो लाइटमैन हो, स्पॉट बॉय हो, आर्टिस्ट हो, कोई भी हो, XYZ गाड़ी वाला हो, तो वो क्या करता है कि वो बता देता है कि 8 से 10 दिन सोनू यहाँ पे शूटिंग करने आने वाला है। तो उनका कोई भी रिश्तेदार 200, 400, 300, 100 किलोमीटर कहीं पे भी है, वो जो तकलीफ में है उसको बोलता है कि ये काम करो, सोनू 10 से 20 यहाँ पे शूटिंग करने वाला, आ जाओ। तो अपना बच्चा लेके, माँ लेके, बीमार जो भी है, कुछ भी है, वो लेके वहाँ पहुँच जाते हैं और फिर वो इंतज़ार करते हैं कि कब पैकअप होगा, मिलेंगे वो। और उनका जो बंदा अंदर सेट पे है, जो टेक्नीशियन है, चाहे वो आपकी मेकअप वैन का ड्राइवर है या क्लीनर है, वो कहेगा सर माई वाइफ, माई फैमिली हैज़ कम फ्रॉम नेल्लोर सर एंड दे आर वेरी सिक सर, दे वांट टू मीट यू फॉर 2 days। तो ऐसे सब बोलते हैं। और पैकअप होने के बाद 3 से 4 घंटे मुझे उन लोगों से मिलने में लगता है, क्योंकि 150 लोग एवरी सिंगल डे एक्स्ट्रा आए होते हैं। चिरंजीवी सर मेरे साथ बैठे थे और उन्होंने बोला कि सोनू, मैंने 60+ मेरी एज हो गई और मैं इतने साल से इंडस्ट्री में, पीपल कॉल्ड मी मेगा स्टार, और मेरे को इतने बड़े बड़े अवार्ड मिले, पद्मश्री, पद्मभूषण वगैरह सब मिले, पर मैंने आज तक अपनी लाइफ में इतना प्यार किसी को, लोगों को करते नहीं देखा। द काइंड ऑफ लव दे हैव फॉर यू इन देयर आइज इज फिनोमिनल। मतलब वो सिर्फ देख के बिलीव कर सकते हो कि आज वैन होती है, पैकअप होता है, आपके 3-4 घंटे आप यहीं पे रहते हो वैन के अंदर। हम 5:30-6 बजे जब पैकअप हो जाता, आप 9-9:30 तक सेट पे इन लोगों से मिल रहे हो। और ये इतने फेथ से इतनी दूर से आए हैं बेचारों के पास, किसी के पास 100 रुपये, 150 रुपये, वो इतनी दूर से आया हुआ सिर्फ आपसे मिलने के लिए कि यार मिल जाएगा, एक होप है, शायद मेरा काम हो जाएगा। कोई अपना मोबाइल बेच के आया है, कोई अपना साइकिल बेच के आया है, कोई अपना कूलर बेच के आया है। सो कैसे हो रहे हैं, मतलब ये एक ब्लेसिंग है। और आज आपके पेरेंट्स होने चाहिए थे सब देखने के लिए। सो मुझे उनकी चिरंजीवी सर की वो बात याद है कि एक एक्टर अपनी लाइफ में एक लिमिट तक अचीव कर सकता है, पर जब आप लोगों की ज़िंदगी बदलना जाते हो तो जो आप अचीव करते हो उसकी कोई लिमिट नहीं है। और मैं हर रोज़ ये एक्सपीरियंस करता हूँ भाई। एक मैं आपको छोटी सी एग्जांपल बताता हूँ। कुछ दिन पहले की बात है, मैं रात को मिल के सबसे आ गया ऊपर। रात को 12:30-1 बजे नीचे वॉचमैन ने बोला सर एक लड़की आई हुई है नीचे, और वो खड़ी हुई है, आपका वो पैरालाइज है, अपनी उसके बैसाखी हैं 2, और वो ठीक ठाक मतलब लग रही है देखने में। तो वो खड़ी हुई है, तो कहती मैं सोनू सर से मिलूंगी, मैं सुबह मिल के जाऊँगी, नहीं तो होगा अभी रात को सर 12:30-1 बज गए तो सेफ़ नहीं है, तो मैं 12:30-1 बजे नीचे आया मिलने। मैंने पूछा कि क्या काम है? कहती सर मैं हैदराबाद से आई हूँ और मेरी प्रॉब्लम है। तो मैं क्या, कौन है डॉक्टर? कहते एक ही डॉक्टर है, डॉक्टर आलोक वर्मा है, न्यूरो बहुत फेमस डॉक्टर है यहाँ पे बॉम्बे में। तो मैंने नंबर लिया उनसे उसका, तो मैंने वहीं पे उनको टेक्स्ट किया डॉक्टर को कि सर दिस इज सोनू सूद एंड एक ऐसा केस आया, मैं कल आपसे बात करूंगा जब आप उठ जाएंगे। तो मैं उसको लड़की को ऑटो करके दिया, मेरा होटल है, मैंने बोला कि आप वहाँ जाके रेस्ट करो, सुबह आ जाना आप 9-9:30 बजे। मैं जब रात को 1:30-1:45 बजे जब ऊपर आया तो वो डॉक्टर आलोक वर्मा का मैसेज आ गया क्या बात वापस कि सुनो मैं इफ यू वांट आई कैन स्पीक नाउ आल्सो। तो मैं कह नहीं सर इट्स टू लेट एंड ऑल। तो कहते नहीं मैं आई एम अवेक, आई एम इन द हॉस्पिटल ओनली, कॉल कर लो। मैंने कॉल किया, मैं सर ऐसा ऐसा केस है, कहते काम करो सुबह भेज दो उसको, ठीक कर देंगे हम लोग। 9:30 बजे लड़की आई, उसको गाड़ी में भेजा, नवी मुंबई के पास उनका है हॉस्पिटल। और वो लड़की वहाँ पे 3.5 महीने वहाँ पे मतलब उसका ट्रीटमेंट चलता रहा, जब पहले भी कर रही थी और अभी भी जब वो रुकी तो वो लड़की ठीक होके वहाँ से गई। और डॉक्टर आलोक वर्मा ने मैं उनको इतने केसेस उसके बाद भेज चुका हूँ। पर आप ये सोचिए कि कौन रात को लड़की कहाँ से हैदराबाद से आई, उसको भेजा, उसका ट्रीटमेंट हुआ, एक नया डॉक्टर हमारी फैमिली का मेंबर बन गया और आज हम कितने लोगों की बचा चुके। सो आई मीन मुझे लगता है हम सिर्फ जरिया है और बाकी तो ऊपर वाला करवा रहे हैं। तो भाई ये मजा आ गया यार आपसे बात करके इस बारे में तो स्पेशली। बट अब आते थोड़ा सा फिल्मों की तरफ जी। अब ये जो आपने विलन के काम तो किए ही किए, फिर आपने कई सारे कॉमेडी वाले भी काम उठाए। जी बिल्कुल। तो वो कॉमिक टाइमिंग अचीव करना बहुत कठिन होता है यार, तो उसके बारे में बात करो थोड़ा सा भाई। मतलब जो लोग मुझे जानते हैं कॉलेज के समय से और अभी तक वो कॉमेडी का सिक्का मानते हैं अपना। मेरे अंदर है नेचुरल फ्लेयर है, पता नहीं कैसे बातचीत के अंदर हो या कुछ हो, मुझे कुछ आता है। अगर आप दबंग की बात भी करें तो उसके मैक्सिमम डायलॉग जो फिर कानून के हाथ और शेदी सिंह की लात बहुत लंबी होती है, बचपन से हम अपने आप को हीरो सोचते हैं, सब मेरे लिखे हुए थे डायलॉग्स। क्या बात कर रहे हो? तो मैं लिखता भी हूँ। तो शौक है इस चीज का। बट आइडिया की कॉमेडी का एक ऐसा फ्लेयर
है जो नेचुरल है, और मैं वो डालता भी हूँ पहले, मूवीज के अंदर भी मैक्सिमम यूज करता हूँ, तो एक अच्छी स्पेस है और आई थॉरली एंजॉय इट, तो मैं भी शायद इसलिए लोगों को पसंद आती है। करेक्ट, क्योंकि आप इतना जिम फ्रीक रहे हैं और आप बॉडी है, तो ये रोहित शेट्टी के सेट की मैंने ऐसी कहानियां सुनी है, सुबह 6 बजे उठा के जिम करवाते हैं सबको। रोहित शेट्टी तो मुझे पता नहीं भाई, मैं तो खुद जिम में सुबह उठ के करता हूँ, रोहित भाई भी कराते होंगे पक्का, बट मैं तो सुबह वैसे ही जिम में पाया जाता हूँ। हाँ जी। अक्सर वो सुबह मुझे याद है कि सलमान के साथ भी जब दबंग में शूट कर रहे थे, वाई में हम लोग शूट कर रहे थे, एक होटल है, हाँ जी। तो जो नीचे जिम बना हुआ है, छोटा सा जिम था, और उसके बाजू में सलमान का कमरा होता था, और मैं सुबह 5:30-6 बजे जिम मारना, तो ठंग 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 आवाजें आती थी, तो उठ के आए थे, क्या कर रहे हैं सुबह सुबह, तो सोने नहीं देता, तो मैं कहा आ जाओ यार, आप भी आ जाओ, सब शुरू हो जाओ। हाँ। सो आई फील कि इट्स नाइस टू हैव फिट पीपल अराउंड। आप पहले पहुंचे होते थे कि सलमान भाई पहले पहुंचे होते थे? नहीं, मैं होता था, आप होते थे, अरे मॉर्निंग पर्सन हूँ, तो बट मुझे मैं एंजॉय करता हूँ भाई। मेरे लिए जिम जाना नहीं है कि आज जाना है, पर आई लुक फॉरवर्ड गोइंग टू द जिम। मेरी लाइफ के अंदर जब से मैंने जिम शुरू किया है और आज तक, मैंने आज तक जिम से छुट्टी नहीं ली है। छुट्टी हो सकती है बिकॉज अगर मैं ट्रैवल कर रहा हूँ या मैं जिम बंद हो गया है, नहीं मिल रहा है, कुछ हो रहा है, मैं घर पे थोड़ी बहुत ही मार ली, लेकिन आज तक लाइफ के अंदर पिछले 20-22 सालों में, 25 सालों में, जब से मैंने जिम शुरू किया, मैंने आज तक खुद से आज ये ब्रेक नहीं लिया कि आज यार जिम नहीं जाएंगे, ऐसा कभी नहीं हुआ लाइफ में, कभी हुआ। देखो भाई, क्या था कि मैं पहले काफी सालों तक अपनी जिंदगी के कठोर वेजिटेरियन रहा जी, फिर मैं थोड़ा नॉनवेज खाने लग गया। अब जब मेरा वापस मैंने थोड़ा वेट पे ध्यान देना चालू किया है, तो मुझे रियलाइज हुआ कि प्रोटीन का सोर्स काफी मेजरली मुझे मीट से मिल जाता है जी। वेजिटेरियन के साथ क्या टिप्स देना चाहोगे भाई आप प्रोटीन वगैरह के लिए? देखिए, मैं वेजिटेरियन, मैंने तो कभी आज तक लाइफ में नहीं खाया नॉनवेज, बट यहाँ एग वाइट जो लोग लेते हैं उनके लिए है, बाकी सोयाबीन है, और आजकल के इतनी चीज़ें आ गई है मार्केट के अंदर, यू नो, आप किनुआ की बात करो और हज़ारों चीज़ें जो हमें पता भी नहीं थी, वो सब है। पर साथ में ये भी सोचने वाली बात ये है कि हर एक बॉडी टाइप होता है, हर किसी को उतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती जितनी दूसरे को हो सकती है, और दूसरे को ज़्यादा हो सकती है। सो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जो बचपन से राइस खाते आए उनके लिए राइस सूट करता है, रोटी सूट नहीं करती। जो रोटी खाते आए उनको रोटी सूट करती, राइस सूट नहीं करता। तो मुझे लगता है आपकी बॉडी आपको पता होती है, और आजकल इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा है इंटरनेट पे भी कि लोग, हर बंदा हर से ज़्यादा जानता है। सही बोले आप। वही है कि मेरे को कोई बोल रहा था कि 10 दिन ट्राई करो कैलोरी डेफिसिट, और फिर जो जमे उसके हिसाब से फिर आप उसके बाद करो। मेरे को सही लगा। मुझे लगता है भाई ऐसा है कि कोई भी ऐसा जो भी आप प्रोग्राम शुरू करते हो वैसा शुरू करना चाहिए जिसको आप मेंटेन रख सको। कई बार होता है यार, मैंने वो बड़ी स्ट्रिक्ट डाइट पे हो गया, मैं फ्रूट डाइट पे हो गया, मैं वाटर डाइट पे, लिक्विड डाइट पे हो गया, और 15-20 दिन आपका वेट होता है, फिर आप वापस ये बैक टू उसके वन। तो मुझे लगता है कि ऐसी डाइट्स पकड़ो जो हेल्दी हो और जिसको आप सस्टेन कर पाए उसको। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यार ट्रू। तो यहाँ मुंबई के कोई खाने जो आपके पसंदीदा हो? मुंबई में मैं वैसे शुरू के अंदर मैं जब स्ट्रगल करता था, हाँ जी, तो वड़ा पाव सब मुझे लगता है जितने लोग स्ट्रगल करते हैं उनकी एक गो टू है। हाँ, वो है। और एक जितनी ये एनर्जी और सोया मिल्क के जो छोटे छोटे बूथ बने रहते हैं, वहाँ पे रुक के लस्सी पी ली और थोड़ी एनर्जी मिल के चल बेटा फिर दूसरे ऑफिस चल। तो वो एक मेरा रहता था कि चलते फिरते जहाँ पे बूथ मिलते एक लस्सी पी लिया, एनर्जी पी लिया और आगे निकल जाते। तो वो एक दौर काफी बिताया। नहीं, ये सच है। देखो भाई लोग, अगर आप बम्बई आए तो आपको एनर्जी क्या है ये समझ में नहीं आएगा। एनर्जी एक्चुअली दूध का ब्रांड है, यहाँ की डेयरी है, तो वहाँ की उसकी ब्रांड का एनर्जी है। जैसे एसटीडी पीसीओ होते हैं, छोटे छोटे बने होते हैं, तो मुंबई में बड़े छोटे छोटे ऐसे लकड़ी के खोखे जिसको बोलते हैं बने होंगे, जहाँ पे आपको लस्सी मिलेगी, तो एनर्जी जो दूध की बात है वो मिलेगी, 3-4 फ्लेवर्स मिलेंगे, उससे स्ट्रॉबेरी पिस्ता टाइप्स मिलेगा, और आप कहीं पे भी रुके उसको पिए, और फिर एनर्जी जब मिल जाता है आपको, फिर आप वापस स्ट्रगल शुरू करें। करेक्ट। और मुंबई की बारिश की कोई कहानी भाई? बॉम्बे की बारिश भाई कमाल है। अभी तो गाड़ियां आ गई, सब बढ़िया है, घर पे जब मर्जी निकल सकते हैं, हमारे लिए शूटिंग एडजस्ट होती है, सब है। पर मुझे याद है शुरू के अंदर एक बार जब बहुत बारिश बॉम्बे में आई थी, और मैं बस के अंदर सेंटा क्रूज से आ रहा था। सेंटा क्रूज खार बहुत लो एरियाज हैं, अरे मिलन सब में तो भाई तो मैं उस जगह पे एक बार फंसा हूँ बस में, और बस के अंदर बड़ी देर बैठे रहे, बस के अंदर पानी काफी ऊंचा आने लगा, और फिर हम उतरे। मुझे याद है कि मेरी हाइट जैसे बंदे के लिए इतना पानी था, और मेरी फोटोग्राफ्स थी उस समय, मेरा सबसे प्रेशियस जो था फोटोग्राफ बचाते हुए। इतनी सारा बंच था फोटोग्राफ को, जो नई डेवलप कराई थी, और वही तो काम दिलाती है, वो बचा के बारिश में मैं निकला था। बट दैट वाज स्पेशल। मुझे लगता है कि वो एक्सपीरियंसेस होने भी ज़रूरी हैं। अभी तो खिड़की पे बैठ के बारिश देखना तो बड़ा आसान काम है, बट आई थिंक उस इतने ऊंचे पानी के अंदर उतर के
जो खराब पानी है उसके अंदर उतर के अपनी चीजें बचा के निकलना भी एक एक्सपीरियंस है। सही बोले भाई। ये भी भाई ऐसा भी हुआ है आपने, मतलब एक तरीके से मैं आपकी फिल्मोग्राफी देख रहा था, ऑलमोस्ट ऑल बिग डायरेक्टर्स के साथ टेक ऑफ है मतलब आपका। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बॉलीवुड में भी, काफी टॉलीवुड और कॉलीवुड और नीचे साउथ के भी डायरेक्टरों के साथ आपने काम किया है। कोई ऐसी फेवरेट इंडस्ट्री है क्या? देखिए साउथ ने मुझे सिखाया बहुत है, तो इसलिए हमेशा मेरी फेवरेट रहेगी वहाँ पे। हाँ। वो मेरा स्कूल है हाँ। जहाँ से मैंने सीखा एक्टिंग हो, कैमरा हो, एंगल्स क्या हो, कौन सा कैमरा क्या करते हैं, लेंसेज क्या करते हैं। तो मैंने साउथ से सीखा बहुत, जो आज लोग मुझे बोलते हैं कि कैसे तेरे को पता। मुझे टेक्निकल नॉलेज है कैमरा की बहुत, एडिटिंग की बात करें, साउंड की बात करें, क्योंकि मैं जो फ्री समय होता था मैं स्टूडियोज में बताता था कि एडिटिंग कैसे करते हो आप, साउंड का कैसे चक्कर है। बुक्स खरीदता था साउंड के बारे में, क्या होनी चाहिए, डबिंग में क्या करना चाहिए, कौन से एक्सेस, बड़ी चीज़ें खरीदता रहता था। अभी मेरे पास पड़ी हुई है बुक्स, में देता रहता हूँ कई बार। तो मैं बीइंग एन इंजीनियर में आई वाज वेरी कीन टू नो द प्रोसेस। सो शायद उस प्रोसेस ने सिखा दिया। एंड साउथ हैज बीन वेरी वेरी आई वुड से हेल्पफुल इन टीचिंग मी दोज लेसन्स। और आई एम ग्लैड कि अभी भी सीख ही रहा हूँ, लेकिन स्कूल सही था। सही बोले आप जी। और भाई मैं साउथ की, मैं आपको बात एक बड़ी इंटरेस्टिंग है, पता नहीं मैंने कभी कहीं बोला नहीं बोला। हाँ जी। मेरी पहली फिल्म थी कल्लड़गढ़, ठीक है सर। उसके अंदर एक्शन था। तो मैंने क्या था कि मैं वैसे एक्शन सीखा था, लेकिन फिल्मी एक्शन नहीं सीखा। फिल्मी एक्शन मतलब मारा किसी ने, रिएक्शन लगा, ये रिएक्शंस नहीं देखे थे। मदुरई में शूटिंग हो रही थी। मदुरई के अंदर क्लाइमैक्स शुरू हो रहा था, विजयकांत और मैं, मेरी बेयर बॉडी फाइट है, मैं पूरे गेटअप में। विजयकांत कहता सर यू लर्न द एक्शन ना, मूवी एक्शन, फिल्म एक्शन यू लर्न। मैं कहा यार सर आई एम ट्रेन्ड सर, मैं नागपुर में बहुत एक्शन किया सर। कहता नो आई एम टॉकिंग अबाउट मूवी एक्शन। तो मैंने पोज करने की कोशिश की कि मैं क्या बताऊँ मूवी एक्शन में। बोलो सर क्या मूवी एक्शन, तो हंसेगा। मैं कहा ऑफ कोर्स सर। तो मुझे पता नहीं लगा क्या बोलते हैं मूवी एक्शन। मूवी एक्शन मतलब सिर्फ एक्शन रिएक्शन जो कैमरा के लिए होना चाहिए। तो उन्होंने बोला अच्छा चलो शुरू करते हैं। तो जैसे उन्होंने किया और जैसे मैंने पंच मारने लगा, ऐसे करंट मार, कहते नो 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 नॉट लाइक दिस, मूवी एक्शन हैंड शुड मूव लाइक दिस, और आपका रिएक्शन ऐसा होना चाहिए सब। मैं बोला कि यार ये तो साला सीखा नहीं हमने। तो उन्होंने खैर 1 आध घंटा ट्राई किया, मैं मेरे को सिखा रहे थे, मैं कर भी रहा था ठीक। पर उन्होंने रियलाइज़ किया कि जो क्लाइमैक्स है पिक्चर का बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए, और इसको फिल्मी एक्शन जो है वो आता नहीं है, सीखा नहीं है इसने। इसको वैसे एक्शन करना आता है पर फिल्मी एक्शन नहीं आता। तो उन्होंने बोला कि काम करते हैं सोनू, हम लोग जो है पैकअप करते हैं और हम 1 महीने बाद शूटिंग करेंगे, आप 1 महीना सीखो इसको। तो मदुरई में आउटडोर 100-150 लोग, पहली पिक्चर लाइव की, और मेरे कारण पैकअप हो रहा है। मेरे को तो एकदम स्ट्रेस आ गया। मैं कह रहे सर नो सर डोंट वरी सर, आई विल डू इट सर, डोंट वरी सर, नो 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 आई विल डू इट लेटर, डोंट वरी, डोंट टेक स्ट्रेस एंड ऑल, यू लर्न प्रॉपरली एंड देन विल डू इट। तो पैकअप हो गया, खाना खाने लगे सब लोग बैठ के। तो खाना खाएंगे और उसके बाद वापस चेन्नई जाएंगे सब। सो मेरे तो खाना ना उतरे, सबको देख देख के सब मेरे को डोंट वरी टेंशन नहीं, सब बढ़िया हो जाएगा, लर्न एक्शन, नाइस नाइस नाइस। और मैं ना, मेरी बॉडी बड़ी मॉडल जैसी लीन टाइप की बॉडी, एकदम ना 6 पैक टाइप ऐसा था। तो साउथ में उनको चाहिए था बड़ा एकदम ऐसे पूरा बॉडी वाइट। तो बोला ईट सम राइस एंड ऑल ना, वी वांट बिग, यू वांट टू बी बिग एंड ऑल। मैं सर दिस इज वेरी नाइस, दिस लुक्स वेरी गुड ऑन स्क्रीन, नो 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 वी वांट वेरी बिग एंड ऑल। तो उन्होंने ये बोला कि पैकअप होगा, चेन्नई जाएगा, ये बंदा चेन्नई में रुकेगा 1 महीना। 1 महीना इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग होगी एक्शन की, और इसको खूब खिलाओ, इसका 10 किलो वेट बढ़ाओ खिला के। तो उन्होंने एक एडी की ड्यूटी लगाई कि बॉस तू जाना है रोज सुबह इसके साथ, और नहीं, और इसको देखना कि ये पूरा खा रहा नहीं खा रहा, राइस भर के खा रहा नहीं खा रहा है, इसको जो खिलाना खिलाओ, पर इसका वेट अगर 8-10 किलो होगा तो तेरी नौकरी बचेगी, नहीं तो तेरे को निकाल देंगे। वो एडी बेचारा पहली पिक्चर, वो मेरे पास रोज सुबह सर खाओ सर, ईट सम मोर सर मोर सर, और मोर राइस सर प्लीज सर, माई जॉब सर। तो मैं खाऊं खा के मेरा वेट तो 7-8 किलो बढ़ा। मैं रोज जाता था एक्शन सीखने के लिए वहाँ पे बीचेस पे, वहाँ पे मरीना बीच पे जाते थे। पर 1 महीने में भाई मैंने ऐसा एक्शन सीखा फिल्म वाला। और जब उसके बाद हमने बोटेनिकल गार्डन है चेन्नई के अंदर, जहाँ पे हमने क्लाइमैक्स शूट किया था उस पिक्चर का वो क्लाइमैक्स हाईलाइट था। लोगों ने उस पिक्चर के एक्शन को देख के मेरे को बड़ी पिक्चरें मिली थी। सो वो एक सीख क्या। और आज मैं जब कई लोगों से शेयर करता हूँ तो आप ये मत सोचिए कि आप पूरे तैयार हैं या नहीं तैयार। आजकल ठीक है बहुत ज़्यादा तैयार होना जरूरी है, बट देयर इज ऑलवेज अ स्कोप टू लर्न, बट ओनली थिंग इज यू शुड गेट अ चांस टू लर्न दैट। तो एक और चीज़ जो कई लोगों को नहीं पता हो, ये है कि आपने एक सोशल मीडिया ऐप भी बना दी है, एक्सप्लर्जर। जी, ये क्या कैसे हो गया भाई? वो ना बड़ी एक चीज़ थी, मुझे याद है कि हम लोग हमेशा एक्सप्लोर करते थे कि
हम लोग फेसबुक है बड़े हैं, हम लोग डालते हैं, फोटो डालते हैं, कुछ होता नहीं, हमें पता ही नहीं चलता कि हम लोग कहाँ कितना ट्रैवल किए और कुछ मिलता भी नहीं है। हम लोगों को कुछ मिलता नहीं। क्यों ना कोई ऐसा ऐप बनाया जाए जिसमें आप जितना उस पर आप अपलोड करते रहोगे उतने आपके पॉइंट्स मिलते रहेंगे और उतने आपको डिस्काउंट्स मिलते रहेंगे। बड़े बड़े ब्रांड्स के शॉपिंग करने जाते हो, खाने जाते हो, पिक्चर देखने जाते हो, आपको ब्रांड्स पे डिस्काउंट मिलने शुरू हो गए। जैसे आपको माइल्स, अपने को जैसे फ्लाइट्स में ट्रैवल करते हैं माइल्स मिलती हैं, उस समय जितना आप सोशल मीडिया पर रहोगे आपको माइल्स बढ़ते रहेंगे। इंटरेस्टिंग। सो वी क्रिएटेड दैट ऐप एक्सप्लोजर विच इज़ अ काइंड ऑफ अ ट्रैवल, जो आपका ट्रैवल लॉग बताता है कि आज अगर आप, अभी हम लोग यहाँ से घर से निकले और चक्कर मार के गए, हमने एक्सप्लोजन किया होता वहां से, तो ये अपनी माइल्स ऐड हो जाती है इसके अंदर। अच्छा। तो ऐसा है, तो आप घर से ऑफिस जाते हो तो भी आपकी माइल्स ऐड होती हैं कि कितना आप एक्सप्लोजन कर रहे हो, तो आप कितना एक्सप्लोर्ज करोगे और उतना आप ग्रो करोगे। तो वो एक्सप्लोर प्लस स्प्लर्ज, या एक्सप्लर्ज। तो दिस इज हाउ वी क्रिएटेड दिस ऐप। बहुत अच्छा। अभी करीबन बिना कुछ मतलब अभी हमने पूरा किया है नहीं, तो देयर ऑलरेडी ऑलमोस्ट 55 देशों के लोग जो हैं जुड़ चुके हैं। अरे वाह। या मोर देन, तो ये वर्ल्ड वाइड है, ये वर्ल्ड वाइड है, या वर्ल्ड वाइड, इट्स लाइक फेसबुक भाई। अरे वाह। तो वो बहुत कमाल है और होप कि उसमें और चीजें ऐड कर करके और उसको बनाएं प्रॉपर मेड इन इंडिया ऐप व्हिच इज वेल। तो हम लोग मुंबई की गालियों के बारे में बात करते हैं, मुंबई का स्लैंग। हाँ। कोई आपके फेवरेट वर्ड्स हैं क्या ऐसे? गालियां तो नहीं दे सकते भाई, पर बहुत कुछ है। आई थिंक बॉम्बे में तो जो एकदम वो बुलाने, एक दूसरे को बुलाते थे ना, वो बड़ा, आपको याद है जैसे तो शुरू के अंदर ऐसे बताइए ये क्या हुआ चला के बुला, तो ऐसे बुलाते, आप लड़की हो लड़का हो किसी को बुलाना हो तो एकदम ऐसे करते, साउंड से निकालते थे। तो मैं बोलता था यार तो झगड़ा हो जाएगा बॉस अगर तुम किसी को ऐसे बुलाओ। कहते मुंबई में तो ऐसे ही बुलाते हैं एकदम। आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा। अरे नहीं हो पाता था भाई पहले, और ऑटो फट करके रुक जाते थे दूसरे लोगों के लिए ऐसे करने पे, और रुकते थे और लोग भी बुलाने भी। और आप सोचिए कि अब मुंबई की, भाई आप ऑटोज की बात की तो आपने देखा कि ये तो फार्मूला 1 से भी बेहतर लोग, फास्ट है, कहीं भी कहाँ पे भी कैसे भी घुस जाते हैं, इनको कोई टेंशन नहीं है। सो वो भी बचा के चलना चाहिए। जो मुंबई में चलाता है गाड़ी चला के, उसको भैया बचा के चलो। मुंबई ऑटो कहीं से भी कहाँ से भी प्रकट हो सकती है। सही बात है। ये तो मतलब मैंने इंस्टाग्राम पे देख रहा था आपका बाइक और कार का, आपका शौक अभी कम नहीं हुआ, मतलब आपका है अभी भी कायम? भाई शौक है बाइक का। मैंने हार्ले डेविडसन लिया था। जी। ठीक है, हार्ले डेविडसन लिया मैंने, 1 साल के अंदर 40 किलोमीटर चलाया। और 40 किलोमीटर भी कैसे चलाया, एक बार मैं फिल्म सिटी गया, एक बार वापस आया और एक बार मैंने बैक रोड पे चक्कर मारा। तो जब भी मैं नीचे उतरता था मुझे लगता था हार्ले डेविडसन मेरे को देख रही है कि कब चलाएगा बेटा, कब है। वो खड़ी रही, फिर मैंने किसी को दे दी गाड़ी, वो किसी और, मैं कह रही तो नाइंसाफी है इस गाड़ी के साथ, तो मैंने चलाई नहीं। मुंबई में आई विश, आपको पता है कि कितना ट्रैफिक है, धीरे धीरे चलता है, देख ही रहा है ना लोगों को, आज देख ही रहे हो भाई साहब कि क्या मुंबई में ट्रैफिक है। सो गाड़ी बाइक उतना चलाने का मौका नहीं मिला। हाँ, गाड़ियों का शौक है, कभी कभी पूरा कर लेते हैं। ये देखो इन लोगों को कुछ बोलना बहुत उत्सुक हो रहे हैं भाई। नमस्कार, कहाँ क्या हाल है? अरे फोटो खींच ले भैया, फोटो खींच ले, एक मिनट। हाँ ले हाँ रुक जा, आ रही है फोटो, रुक जा। कहाँ से है तू? अबे और क्या शादी करेगा क्या? बिहार से? अरे वाह भाई, मचल गए दोनों। एकदम पूरा एकदम खुश हो गया भाई। ले लो। हाँ जी, ले ले। बहुत मदद की है लॉकडाउन में। अरे थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू। अरे आ जाऊंगा मैं बिहार यार, क्या टेंशन है। कौन सी जगह से? दरभंगा से क्या? मधुबनी से? अरे वाह सुपर, ले। गॉड ब्लेस यू भाई। चलो भाई, आप बता रहे थे कुछ एक्शन का, मेरे को बताते रह गए थोड़ा सा। नागपुर का एक्शन? हाँ। मैं आपको बताता हूँ भाई, नागपुर में हम लोग फर्स्ट ईयर में थे। हाँ जी। तो मेरा बिहारियों का एक ग्रुप था और बिहारी और यूपी वालों में झगड़ा हो गया। तो मैं झगड़ा ना करने वाला बंदा था, पढ़ने वाला, जो पंजाब से पढ़ने आया था। तो मुझे याद है कि हम लोग, जो हमारा हॉस्टल था, YCC कॉलेज था, वहाँ पे बैठे थे हम। हॉस्टल में 10 नंबर कमरा था, हम लोग कैरम खेल रहे थे। तो कैरम खेल रहे थे, जो यूपी वालों ने हमला बोल दिया बिहारियों के ऊपर। तो जो हम 8 लोगों का ग्रुप था, जिसमें से जो 5 लोग थे बाहर थे, जो ज़्यादा एक्टिव थे झगड़े में, जो 2-3 जो थोड़े सीधे वाले थे हॉस्टल में, क्योंकि भैया हमने झगड़ा किया नहीं तो हमें कोई मारेगा। सो मुझे याद है मैं कैरम खेल रहा था, तो मेरे पीछे से एक बंदे ने दरवाज़ा खोला और उसने देखा वो यूपी का, वहाँ का मतलब धुरिंदर बंदा था ग्रुप का। तो मेरे सामने वाले ने बोला कि अरे यार वो तो आगे हैं, सामने यूपी वाले आगे लगते भाई। तो मैं कोई बात नहीं, खेल कैरम। तो हमने कैरम खेलना शुरू किया। तो इतनी देर में 7 नंबर कमरे एक बंदा दौड़ता होगा कि भाई आपके बंदों को बहुत मार रहे हैं वो लोग। तो मैं कहा अच्छा, ऐसी की तैसी। मैं गया अंदर मारने के लिए। मैं कौन मार रहा है? तो मेरे को बोले इधर आ रहे तू। कहते तू कहाँ से? तो मैं कहा सर मैं पंजाब से हूँ। तो बिहारियों के साथ घूमता है ना?
तो मैं क्या वहाँ घूमता हूँ, तो मैं बैठा हुआ था, तो कहते चल खड़ा हो रे, सीनियर की सपोर्ट नहीं आती तेरे को, रिस्पेक्ट करनी नहीं आती तेरे को। हाँ। तो मैं खड़ा हो गया, तो जैसे ही मैं खड़ा हुआ तो उसने हॉकी जो स्टिक थी मेरे मुंह पे मारी घुमा के। जैसे ही हॉकी स्टिक लगी तो दौड़ 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 सब मारने लगे। मैं साला छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को, ऐसी की तैसी मार दूंगा तुम लोगों को। तो पूरा गुस्से में मारा और 15-20 लोगों ने मेरे पे पूरा अटैक किया मेरे पे, और मेरे ब्लड निकलने लग गया। और मैं वहाँ से उठा, तो जब मार के निकले, मैं देखे कि जो लड़के से मैं कैरम खेल रहा था मेरे रूम पार्टनर, उसका हाल देख के आता हूँ क्या। तो जैसे ही मैं उधर रूम में गया तो दरवाज़ा खोला तो कैरम वहाँ पड़ा, गोटियाँ वहाँ पड़ी, वो बंदे के बाल बिखरे पड़े एकदम, वो भी ऐसे पड़ा। तो मैंने उसको पूछा तेरे को भी लगी क्या? कहता हाँ भाई मारे। मैं कहता रुक जा, तो टेंशन मतलब ही कराते हैं। हम लोग सीधा वहाँ पुलिस स्टेशन में गए, मैंने उनको रिपोर्ट वगैरह लिखाई, सर देखो पूरे निशान पीठ पे थे, फेस पे निशान थे। तो रिपोर्ट लिखाई तो कहते सर अभी तुम बंद करो झगड़ा। पुलिस वाले बोले कि अभी नहीं करना। मैं नहीं सर अभी नहीं करेंगे झगड़ा सर। और जैसे ही हम लोग पुलिस स्टेशन बाहर निकले, 70-80 जो बिहार के थे कॉलेजेस के, सब लड़के हॉकी स्टिक्स लेके बाइकों पे, ट्रिपलिंग जैसे बोलते हैं ना, ट्रिपलिंग जैसे बोले, सब खड़े वेट करे कि सोनू पे हाथ उठा दिया, छोड़ेंगे नहीं। भाई हम लोग उस रात को 1:30-2 बजे हम लोग निकले, और सुबह 5-5:30 बजे तक जितने लोग थे ऑपोजिट ग्रुप के, जो साथ में था या नहीं था, हमने सबके घर पे जाके सबकी धुनाई की। और उसके बाद हम लोग भाग गए वहाँ से, वर्धा है क्या नागपुर में, गायब हो गए। अगले दिन सब पे उन्होंने पुलिस के सब नाम लग गए, सबके गायब हो गए। पर वो हमने स्टूडेंट में सबसे पहला जो पंगा किया था वो झगड़ा किया था। जैसे कॉलेजेस में फाइट्स होती हैं वैसे हम लोगों ने वो फाइट की थी। ये तो जाना जाता होगा अभी तक नागपुर। कौन सा कॉलेज है भाई, आप लोग बता दो अगर आपने ये वाले किस्से सुने हैं तो कमेंट्स में आज पता चलेगा। तो YCC कॉलेज है, सबको इनको पता है भाई, बहुत बड़ा मशहूर था उस समय। तो बहुत ये सब झगड़े वगड़े बहुत होते थे। बट अभी हमारा लास्ट बैच था जो झगड़ों में मशहूर था, उसके बाद सब सेटल हो गए थे। ये तो चक्का जाम हो गया भाई अपने साथ। देख लो मुंबई शहर है, मैं क्या बोलूं कि सबको पहले निकलना है और निकल कोई भी नहीं पाता, कोई नहीं निकल पा रहा। और 2 लोग उतर गए भाई पूरा करने के लिए। ये भी मैंने बम्बई में बहुत होते देखा है। निकलते हैं, ये बात अलग है कि सुनता कोई किसी की नहीं है। हाँ, वो तो आर्ग्यू कर रहे हैं वो लोग भी, हाँ, जो खुद ट्रैफिक वाले बने हुए हैं। या पर आई थिंक शायद निकला दें बेचारे, थोड़ी मेहनत कर, कुछ तो कर रहे हैं, कुछ होएगा। मेरे को देखो ना, अब सब जगह हर बंदा हर जगह से घुसा हुआ है। इधर मुंबई में ये भी है ना कि घाई है सबको, बहुत जल्दी पहुंचने का, सबको जल्दी पहुंचना, और वो सबको लेट करेगा। सब लेट करेंगे। आपको भाई आप बताओ, आप इतने लोगों की लेते रहते हो, इंटरव्यू लेते हो, गाड़ियों में क्या करते हो, कैसा मजा आता है आपको, क्या आप सोचते हो और क्या लेकर जाते हो जब आप घर जाते हो कि यार हो गया इससे बात में, चलो आज का काम खत्म हो गया, चलो आज ये हमने किया। तो अरे भाई अभी लगातार 5 दिन से कर रहा हूँ मैं। हाँ। कल मैं ऐड करूंगा, मैं वापस खुशी मिली वो भी करके, क्योंकि इस साल बहुत होस्टिंग हो गई। बट एक बहुत बड़ी लर्निंग, सबका एक जूस एक निकल जाता है कहीं ना कहीं, किसी ना किसी का कुछ। हाँ। जैसे जावेद जाफरी साहब से मैंने सीखा कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा होता था कि मैं अब डायरेक्टर भी हूँ, राइटर भी हूँ, प्रोड्यूसर भी हूँ, आप भी इतने सारे काम की हो। तो अब एट द एंड ऑफ द डे घर वालों को, क्योंकि वो तो बेसिक समझते हैं, उनको कहाँ पता बॉलीवुड की एंट्रेंस्ड इंट्रिकेसीज के बारे में, तो उनको क्या बोलो। तो जावेद जाफरी साहब मेरे को सिखाया कि यार एंटरटेनर, मैं एंटरटेनर हूँ, वो ना मस्त आंसर है। तो मैं ऐसा साज सा निकाल रहा होता हूँ घर जाते समय। बीवी पूछे क्या करके कैसा लगा सोनू भाई के साथ, एक साज, वो भी तो आपको बाय बोल दूंगा उसके बाद आएगा सडनली। हाँ भाई, आपने गाना भी गाया? मैंने उसमें यार किया था जो भारत, जो मैंने पिक्चर भी थी ना प्रभुदेवा बना ली, उसके अंदर थोड़ा सा किया था टाइम पास। हाँ, मतलब नॉट गाना गाया नहीं था, उसके अंदर थोड़ा सा एक रैप का पोर्शन था, थोड़ा सा दे वांटेड मी की वॉइस मैंने दे दिया था उसके अंदर। यार तो ऐसे फटती नहीं है भाई, नया ऐसा आइटम है, बस आवाज देने के लिए। अरे आवाज कहाँ, आजकल तो सब ऑटो ट्यून कर देते हैं आपको, जो मतलब सिंगर विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मिलते हैं, अच्छे सिंगर तो अच्छे सिंगर हैं, उनको जरूरत नहीं, बट बाकी एक्टर वाले तो ऑटो ट्यून मारते हैं, सब बढ़िया सुर में सुनाई करते हैं। अगर आप रियल में तो सुन जाओगे तो भाग जाओगे आप। तो निकाल दिया यार बॉस, अगर मुंबई में आप निकल गए हाँ जी इस ट्रैफिक से, समझो आपकी लाइफ सेट होगी बॉस। तो जितने लोग हमें देख रहे हैं बॉस, मैं आपको बताऊं कि मुंबई शहर में लोगों की जिंदगी या तो लोकल ट्रेनों में बीतती है, हाँ, या सड़कों पर बीतती है। और जो लोग आदमी काम कहीं पे भी कर रहा है, वो अपने घर में समय कम सड़कों पे ज्यादा बिताता है, और ऑफिस में भी समय कम सड़कों पे ज्यादा बिताता है। तो इस समय लोग मुंबई में जो भी आना चाहता है कि सड़कों पे अगर जिसको समय बिताना अच्छा लगता है बॉस वही आना, नहीं तो बाद में पंगा मत लेना। पेशेंस अगर आप में है तो आना। या देखो आप लोकल ट्रेन में देखोगे वो लोग सब्जी काट के सूटकेस में रख के लेके जाते हैं। धूप अगरबत्ती में याद है कि धूप अगरबत्ती जलाते हैं, पूजा करते हैं, सूटकेस खोलते हैं, पूजा किया और वही धूप अगरबत्ती बुझाई और बुझा के वापस डाल दी, और अगले दिन फिर वही चलती है। सो दिस इज हाउ लाइफ इज। ये तो इनसाइट अलग लेवल है भाई, कुछ मुंबई की लोकल पे अलग कुछ बन सकता है पूरा का पूरा।
अरे वाह वाह वाह, मजा आ गया भाई। कैसा लगा आपको? भाई बहुत अच्छा लगा। मैं इनफैक्ट देख रहा था जब मैं आप मेरे बेटे बड़े फॉलो करते हैं आपको, देख रहे थे, मुझे कुछ दिखा रहे थे कुछ आपके इंटरव्यू, तो उनको बड़ा अच्छा लग रहा था। कहते मैं चलो मैं भी कुछ टाइम पास करके आता हूँ भाई के साथ, थोड़ा चक्कर मार के आते हैं मुंबई की सड़कों पे, थोड़ा भीड़ भड़के के अंदर। हाँ सही बोल रहे हो। यस वो स्पेशल भाई, वेरी गुड। बोलते हैं कि सफर जो होता है बड़ा कुछ सिखाता है, तो आज Correct. इस सफर ने भी बड़ा कुछ सिखाया है। थोड़ा बहुत सफर भी किए हम लोग या एंड में, बट गजब है भाई। बहुत लुकिंग फॉरवर्ड टू एवरीथिंग दैट यू पुट योर हैंड्स ऑन। मुझे काफ़ी मज़ा आया। अब जाते जाते मैं साज सोचूंगा इसका इंटरव्यू का क्या रहा, बट बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये शहर ही बहुत कुछ सिखाए थे, सबसे बड़ा टीचर है। बोलते ना मुंबई में जिसने 1-2 साल स्ट्रगल कर लिया बहुत कुछ सीख के चले जाएगा। जाते हो क्या आप बीच बीच अगर, क्योंकि मतलब सी का ये जो सी वाला इमोशन है जो जी। आपका है ना, ये वाला जी वेव्स जब हिट करते हैं तो आपको ऐसा अपनी लाइफ ठीक ठाक ही लगती है? मुझे लगता है कि बॉम्बे में जिसने भी स्ट्रगल किया होगा पहले तो बीच में तो कहीं ना कभी गया ही होगा, वहाँ पे खड़े होकर समंदर से बातें तो की होगी कि बॉस मैं आ गया हूँ हाँ और अभी देख मैं क्या जलवा करूंगा। वो 1 हफ्ते 10 दिन की स्ट्रगल जो है जलवा भुला देती है कि बेटा आजा, पैर जमीन पे आजा, सही बोले। जिंदगी बड़ी मुश्किल है, जो तू देख रहा है वो है नहीं है। हाँ हाँ तो हाँ आई थिंक अच्छा है। अभी मुझे याद है कि भाई मैं बताना भूल गया आपको, जू के अंदर जहाँ पे मैं शीतल अपार्टमेंट में रहता था वहाँ पे रोज मैं हरे राम हरे कृष्ण टेम्पल जाया करता था। इस्कॉन टेम्पल है वहाँ पे। हाँ, क्या? और पैदल ही घूमता रहता था। फिर मैं सोचा था कि बॉस एक दिन यहाँ पे भी घर लेंगे, और मैंने अभी मेरा घर वहाँ पे भी है जू के अंदर बीच, मैंने लिया घर, काम वगैरह वहाँ पे चालू है। मेरी चल रही थी बात घर पे, मैं मंदिर गया था, मैं पूजा कर रहा था भगवान से। मैंने को भी बोला कि भगवान बहुत समय बिताया स्ट्रगल के टाइम पे यहाँ पे, यहीं पे ऑफिस में सोए हैं, यहीं पे घूमे हैं, अभी घर लेने का मौका है, बस घर यहाँ पे होना चाहिए। एंड फाइनली इट हैपेंड, एंड नेक्स्ट टाइम कभी आप आओगे तो उस घर पे मिलेगी। क्या बात है भाई, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग थैंक ऑन यू द सो मच भाई, जर्नी। मजा आया। गॉड ब्लेस मजा यू आया। और हमेशा कीप शाइनिंग मेरे भाई। थैंक यू सो मच। करते हैं अपन भी Thank you. कुछ। दिस वाज द बॉम्बे जर्नी एंड सेट साइनिंग ऑफ।